इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये? कोई खास नहीं है, सिंपल सी एक चीज़ है। जो हम पहले इन्फिनिटी से आर लेकर आए थे, मतलब R1 पर, अब उसको हम A से B लेकर आएंगे। मतलब पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, हो सकता है यहाँ से यहाँ लेकर आ जाओ, सॉरी, ओके, फिर से फर्स्ट यहाँ से यहाँ, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, यस। तो जब हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो क्या होगा? वी नो कि यहाँ पोटेंशियल कुछ और था, VA। अब VA कितना आया था? KQ/R। अब इसको हम जो अब करने जा रहे हैं इसको नाम दे दो R1। और अब हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, ये डिस्टेंस R1 मान लो, ये डिस्टेंस R2। अब हम पोटेंशियल को यही चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ पर, तो क्या होगा? दैट विल बी सेम, नो डिफरेंस, बस R1 से R2 एंड देन KQ इंटू R⁻², dr। डिपेंड करता है कि अब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है सो आई विल कैरी माइनस साइन हियर। क्यों माइनस साइन? क्योंकि मैं इसको जब रिप्लेस करूँगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, रिमेंबर। और यहाँ पर इस टाइम पर जब पॉजिटिव है तो cos 0 1 होता है, वो 1, ये माइनस साइन यहाँ कैरी होता है। नो आया समझ? KQ इंटीग्रेट करेंगे तो R⁻⁻1 और अपॉन में -1, दिस माइनस, एंड जो यहाँ माइनस आएगा वो हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इतना लिखता हूँ मैं। फिर R⁻⁻1 को 1/R, लिमिट R1 से R2, रेंज है। सो फर्स्ट वी विल पुट 1/R2, then 1/R1, and this is, now this we can write as KQ 1/R2 and where is small q? या KQQ, ठीक है, स्मॉल q, ठीक है। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर दें तो ये Q हट जाएगा, दिस विल बी V and this will be cancelled, then we will be left with KQ upon R2 minus KQ upon R1, yes। and now this I can write as R1 VA, R2 B, तो मैं इसको लिख सकता हूँ VB minus VA, and this I can write as VAB। और ये क्या बन गया? चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। इसका फ्लो कैसा है? हायर टू लोअर। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ लेकर आए, इसको बांध दिया हमने, अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? दिस विल फ्लाई ऑफ। क्यों? ये प्लस रिपेल करके कहाँ जाएगा? इस साइड पर जहाँ से आया था। नाउ टेल मी, पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? सो वी नो पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। कैसा फंक्शन है? तो आंसर है ये इनवर्स फंक्शन है। जहाँ पर डिस्टेंस कम होगी वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वो ज़्यादा है। वी नो कि अगर अपना फेस रख ले सामने, यहाँ से चोट ज़्यादा लगेगी, यहाँ से कम लगेगी। करेक्ट? एक बात और, अब हम आसानी से कह सकते हैं पोटेंशियल एट B इज हायर देन पोटेंशियल एट A। तो पोटेंशियल A जो है वो वीक है B के मुकाबले। क्या हो रहा है? ये बात तो सही है,
कि पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, तो क्या करें इससे? हम करेंगे कुछ नहीं, नेचर का एक छोटा सा रूप सामने लेकर आएंगे। ये यहाँ पर है, यहाँ पोटेंशियल कम, यहाँ ज़ीरो सबसे कम, थोड़ा पर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ड्रॉप करते हैं, कहाँ आ गया? हायर से लोअर की तरफ। और नेचर ऐसे ही तो काम करता है। जैसे हम अगर खड़े खड़े हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, ज़्यादा थकते हैं, तो हम बैठना पसंद करते हैं, बैठे हैं तो लेटना पसंद करते हैं, मतलब हायर टू लोअर स्टेट पे आ रहे हैं। इस पार्टिकल को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? ये हायर से लोअर की तरफ। और इसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है। अब मुझे एक बात आप आसानी से बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपको क्या दिखता है? तो आंसर है चार्ज का फ्लो, चार्ज का दौड़ना। कहाँ से कहाँ दौड़ना? हायर टू लोअर। एंड दिस गिव्स यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच वी कॉल एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना? बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक प्रिंसिपल कि भाई ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता क्यों है? ये रहा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हायर टू लोअर मूव करता है। क्यों करता है? वी कैन सी कि पोटेंशियल डिस्टेंस का इन्वर्स फंक्शन है, तो यहाँ हाई रिपल्सन होगा, फ्लाई ऑफ करके लोअर की तरफ आ जाएगा। ओके, कोई खास इंफॉर्मेशन? नो, वही पहले वाली थी, बेसिक। ठीक है। अच्छा, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका नेचर कैसा होता? लेट्स वी सी। हम डायग्राम से ही समझ सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन कैरी होता, फिर ये चीज़ पूरी की पूरी ब्रैकेट में होती, तो वो प्लस बन जाता, ये माइनस बन जाता, तो वी ए हायर होता। देखो, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ माइनस साइन कैरी होता, ये दोनों ब्रैकेट में होते। क्यों ब्रैकेट में होते? बिकॉज वी नो कि वो माइनस यहाँ कैरी होता। अब माइनस के बाद क्या है? ब्रैकेट ना, तो ये ब्रैकेट कंटिन्यू चलता आता और यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट में होते, तो ये माइनस, ये ब्रैकेट में होते। सही कहा ना मैंने? माइनस को मल्टीप्लाई करते तो ये किस तरह से आता? ये आ जाता माइनस वी बी प्लस वी ए माइनस वी बी। देखिए इस चीज को एक बार डायग्राम में, माइनस क्यू पहले यहाँ पर ए पर, फिर बी पर। नाउ टेल मी, हायर लोअर पोटेंशियल, जैसे पिछले वाले केस में था, हायर टू लोअर। यहाँ देखो, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाने के लिए मुझे कैसा वर्णन करना पड़ रहा है? नेगेटिव। पार्टिकल ऑटोमेटिक आना चाहता है, अरे ऑटोमेटिक आ ही रहा है। जब ऑटोमेटिक वो आ ही रहा है तो क्यों आ रहा है? बिकॉज हायर टू लोअर। सही कहा ना मैंने? यहाँ पर लाके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? और आगे जाएगा। यहाँ पर लाके पार्टिकल को छोड़ देंगे, इट विल कम टूवर्ड दिस प्लेस, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो इसके पास आना चाहता है वो, हायर से लोअर की तरफ। एंड दिस गिव्स यू द बेसिक थिंग विच वी हैव सीन हियर। जो हमने यहाँ देखा है उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल, जो कि बैटरी में भी यही होता है सेम। और बैटरी में हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी बोलते हैं, विच विल कैरी इन थर्ड चैप्टर। बट फॉर नाउ दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये नेचर का बेसिक रूल है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये नेचर का बेसिक रूल है, कोई भी चीज़ हायर से लोअर की तरफ आती है। जो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ये हमारे लिए इस तरह से था जैसे कि हम किसी फॉरेनर से पहली बार मिलते हैं। जब किसी फॉरेनर से पहली बार मिलते हैं तो क्या उसको पहचानते हैं? हम नहीं पहचानते। क्या बोलते हैं, ये कौन है, हम नहीं जानते। अच्छा, लेकिन जब दूसरी बार मिले तो तुरंत झट से पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो वही है जिससे हम पहले मिले थे। तो एक बार ना हम थोड़ा थोड़ा और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक खास बात, वो क्या, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और कैसा फंक्शन है ये, इनवर्स। और फंक्शन का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। एज डिस्टेंस विल गो फार, एज वी विल गो फार देन द पोटेंशियल विल डिक्रीज। लेकिन कहाँ से जाएंगे हम दूर, किससे दूर जाएंगे? सो द आंसर इज कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में हर तरफ फैल रही होगी। ये तो अगर हम इस जगह पर हैं और इस जगह पर हैं तो इन दोनों में पोटेंशियल अलग अलग है, बिकॉज पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। लोकेशन चेंज करेंगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके जब करीब है हम तो पोटेंशियल हाई, यहाँ पर है पोटेंशियल लो। डिपेंड करता है कि वो चार्ज पार्टिकल कौन सा लिया है। अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया है तो 100% ये हाई है, ये लो पोटेंशियल है। ऐसा हमने कैसे तुक्का मार के कह दिया? तो सुनिए, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेते हैं, इसको रिलीज कर दो, फ्री कर दो, देन इट विल फ्लाई ऑफ, तब ये दूर चले जाएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल, करेक्ट। इसीलिए ये पोटेंशियल कैसा है, हायर, और ये वाला पोटेंशियल लोअर। बट अगर ये माइनस चार्ज होता, इसको छोड़ने के बाद, फ्लाई ऑफ करने के बाद ये इधर जाता, और इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हायर, यहाँ लोअर, लोअर और लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। इसका नेचर यही होता। साथ साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये सारा फंक्शन जो है, वो खेल जो है, वो जितने भी हम खेल देख रहे हैं, ये सब डिस्टेंस का है। और ये कैसा होता है, ये इनवर्स स्क्वायर होता है। अब ये इसको पढ़ें तो सिमिलर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होती है जो खुद 1/r² होती है, मीनो। तो जितने भी हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। दिस वी हैव टू टेक केयर। देखिए, हमें जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, आपकी क्वांटिटी आपके पास क्या है इसका ध्यान रखिए। मेन ध्यान किसका रखना है आपको, डिस्टेंस का, कि हमने डिस्टेंस कितनी ली है। अच्छा, इससे बढ़कर कुछ बातें और जो हमें आज देखनी है। फिर से जो हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल देखा था, इट वाज योर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस चार्ज वी ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और यू कैन से फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। जब हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब है ये k की वैल्यू है, k Q/r। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये बहुत ज़्यादा, तो पोटेंशियल कितना, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, so potential will be 0. If r is tending to infinity, then v will tend to 0. अगर r इन्फिनिटी के करीब जा रहा है तो पोटेंशियल 0 होता जाएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। देखो क्यों, बिकॉज वी नो कि E इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और कैसा डिस्टेंस का फंक्शन, इनवर्स स्क्वायर। तो इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए? इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ये थोड़ा सा अजीब है, बट वी कैन थिंक अबाउट इट। देखो, लाइक ग्रेविटेशन के बारे में हमने क्या देखा था, इस तरह से हम मान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है अभी हमारे सर के ऊपर, ये पूरी कमरे के अंदर ये फैली हुई है, जो दिख नहीं रही है, मान लो इमेजिनरी, न्यूटन के अकॉर्डिंग। अब एक खास बात, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने इस लोकेशन पे प्लेस किया, नाउ
यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे फोर्स लगाया और ऊपर ले गया। नाउ टेल मी कि फोर्स क्यों लगानी पड़ी? तो आंसर है फोर्स इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमें इसका मोशन बदलना है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो यहाँ पर क्यों नहीं ले गए आप? ले जाओ, यू आर फ्री टू टेक इट एनीवेयर। आप कहीं भी ले जाओ इसको, कहीं भी ले जाए। यहाँ पर ले जाएंगे अगर तो क्या फोर्स लगानी पड़ेगी? ये सोचना है हमें। फोर्स कब लगानी पड़ती है? जब एक फोर्स हमें अपोज करती है, उससे जीतने के लिए हमें एक दूसरी फोर्स लगानी पड़ती है। यहां पर कौन सी फोर्स अपोज कर रही है? कोई नहीं है। ऊपर कौन सी फोर्स अपोज कर रही है? अपोज का मतलब हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो एक फोर्स नीचे काम कर रही है, वो ग्रेविटेशन है। हर चीज को नीचे कौन धकेल रहा है? ग्रेविटेशन। या ऐसे अट्रैक्ट कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे। मुझे ये फोर्स जो एक्सटर्नल है, ये ग्रेविटी से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। क्या ग्रेविटी ऐसे काम करती है? नहीं, ग्रेविटी कभी भी हॉरिजॉन्टल काम नहीं करती है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर, स्पेस में कहीं भी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर। वो पार्टिकल की पोजीशन में यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना, चाहे यहाँ पर पार्टिकल हो चाहे यहाँ पर हो, ये एक ही बात है। सच्ची में, मतलब यहाँ से यहाँ लाएंगे हम, बिना फोर्स क्या आ जाएगा? थोड़ा सा अजीब तो है कि यहाँ से यहाँ बिना फोर्स के कैसे आ सकता है कोई चीज़? कोई चीज़ को मूव करना है तो फोर्स लगानी पड़ती है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या कोई फोर्स लगानी नहीं है? सो द आंसर इज नो, कोई फोर्स नहीं लगानी है। अब आप सोचोगे यहाँ से यहाँ पर मुझे लाना ही क्यों है? ऑब्वियसली लाना ही नहीं है आपको, यहाँ से यहाँ पर लाना ही नहीं है आपको। मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये एक ही बात है। जैसे हमने कल डिस्कस किया कि स्पेस में आसपास कोई प्लेनेट, कोई सन, कोई एस्टेरॉइड, कोई मीटियोर नहीं है, कोई भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप स्पेस में चाहे एक पॉइंट पे कहीं भी हो चाहे दूसरे पॉइंट पर हो, वो दोनों चीज़ें एक ही होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्योंकि आप खुद को नहीं बता पाओगे कि स्पेस में आप कहाँ पर हो, अगर आसपास कोई फोर्स लगाने वाला सोर्स ही नहीं है। फोर्स लगाने वाले सोर्स कौन? मास, कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, ये स्पेस में है ही नहीं, तो आप कैसे खुद को बताओगे कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? मेरी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में भी यहाँ पर है, मैं चल के यहाँ पर आ गया, तो अब इसकी रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन अलग है। सो आई कैन से कि जब तक रिलेट करने के लिए कुछ ना हो, तब तक हम पोजीशन में चेंज नहीं बता सकते हैं। और अगर कुछ ना कुछ है रिलेट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, ग्रेविटी। सही कहा मैंने? तो अब ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है, ऐसे एक्ट करती है, तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसमें कोई एक्ट नहीं है ग्रेविटी का कोई एक्शन नहीं है, तो मैं बिना फोर्स के यहाँ पर चल सकता हूँ, बिना एनर्जी खर्च किए। इवन मुझे चलना ही नहीं है, सिंपल, मुझे यहाँ से यहाँ चलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहूँ चाहे यहाँ पर रहूँ, लाइक अ मल्टीवर्स, कोई चलने की नीड ही नहीं है, क्योंकि दोनों बात एक ही है, चाहे इस पोजीशन पर चाहे इस पोजीशन पर। क्योंकि हम पोजीशन तब बदलते हैं जब हमारे अंदर कोई चेंजेस, कोई फोर्स लगे, बट नो फोर्स तो हम चाहे यहाँ रहें यहाँ पर रहें। हाँ, इंसान थोड़े से अजीब है, तो बोलते हैं कि यार इस जगह पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, सेम ही चीज़, सेम ही जगह है, लेकिन मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पर भी सेम है, तो वहाँ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नथिंग, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ पर आप पहुँचोगे भी कैसे, जब तक कुछ रिलेट करने के लिए है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट आप धक्का लगाओगे अपने आप को। चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए होता है, द सेम थिंग। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो ध्यान सुनना, इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर ले जाकर मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ भी ला सकता हूँ, ऐसे, है ना, क्योंकि वर्टिकली मूव करना पड़ रहा है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। या ऐसे ले जाकर मैं ऐसे ले जाऊँ, या फिर ऐसे ले जाऊँ मैं। ये तीनों बातें सेम है। क्या तीनों बातें? तो तीनों बातों से मेरा मतलब है
वर्क डन। तीनों पाथ से, एक अजीब जो मैंने पाथ बनाया, इससे भी, दूसरा इससे भी, और तीसरा इससे भी, इनसे वर्क डन सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है, दिस टेल्स फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स यहां से यहां पर लगानी पड़ी, यहां से यहां कोई फोर्स नहीं, फिर से यहां से यहां पर जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के। एक फोर्स मैं जब इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो एक, जैसे कि ये, जब इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो एक फोर्स ऐसे काम कर रही है, एक फोर्स ऐसे काम कर रही है, और इस फोर्स का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसलिए जो फोर्स बची अभी भी वर्टिकल वाली है, तो मुझे बस यहाँ तक इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी है, यहाँ पर कोई फोर्स नीड नहीं है। तो यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ, सेम। और ये जो मैंने बनाया अजीबोगरीब पाथ, इसमें भी वही बात है कि जो वर्क डन है, फोर्स मुझे तभी लगानी पड़ेगी जब वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं। और ऐसी फील्ड जो मुझसे ऐसी फोर्स लगवा रही है। अच्छा, ये क्या है? नहीं, अब ये क्या है? ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं। दिस इज नॉट अबाउट ग्रेविटी, दिस इज एक्सटर्नल जो मैंने लगाई। ये एक्सटर्नल यहां पर मुझे लगाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है नीड? बिकॉज ग्रेविटी टेल्स मी, और ग्रेविटी अलाउज मी टू नॉट टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ग्रेविटी मुझे अलाउ करती है कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ मत, नीड नहीं है। तो ऐसी फील्ड जिसमें मुझे ऐसी वियर्ड फोर्स लगाने पड़े, तो उस फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। यही काम इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होता है। फिर से बताता हूं मैं, ये जो ग्रेविटी है ना, इस ग्रेविटी ने मुझे अलाउ किया कि आप चाहे वर्क डन ऐसे में ले जाओ, ऐसे में ले जाओ, या इस अजीबोगरीब पाथ से ले जाओ, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट उतने ही वर्क डन करना है जितना ऐसे करोगे, जितना ऐसे करोगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप रास्ता कैसा चुनते हो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फ्रिक्शन में करता है। मुझे यहां से यहां पहुंचना है, हाँ, 2 पॉइंट है, यहां से यहां पर। अब इस चौक को मैं ले जाता हूं। अगर मैं इस चौक को ऐसे 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 ले जाऊंगा तो फ्रिक्शन मुझे मेरी उतनी एनर्जी वेस्ट करा रहा है। फ्रिक्शन का मतलब क्या? एनर्जी वेस्ट, क्योंकि ये चीज़ इसको रब करा रही है। अब जब यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो अलग फ्रिक्शन है, जब मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो एनर्जी, मेरी फ्यूल वेस्ट हो रहा है, मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन में आप जितना लंबा पाथ चुनोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी, वर्क डन उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये तो डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन वो फोर्स जो हमसे पाथ डिपेंडेंट वर्क करवाती है। ये वर्क कैसा था? पाथ डिपेंड करने वाला। तो फ्रिक्शन कहलाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट इलेक्ट्रिक या फिर कहें जो फील्ड फोर्सेज हैं वो ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट वर्क करवाती है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन। तो ऐसे फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, या जो ये फोर्स है उसको कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव नहीं, ये तो एक्सटर्नल है। कंजर्वेटिव वो जो हमसे काम अलाउ करता है, हमसे अलाउ कराती है, लाइक ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड, दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सब के सब कंजर्वेटिव है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कंजर्वेटिव के बारे में, ऐसा क्या खास था इसमें? ये आपको खास एक बात तब पता चलेगी जब आप 3rd चैप्टर में एक पढ़ोगे किरचॉफ्स रूल। बहुत फेमस, इतना फेमस कि गेट के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, हर जगह पर आता है ये किरचॉफ्स रूल। और दूसरा एक आएगा आपके पास माइकल फैराडेज रूल। इन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट है बहुत तगड़ा, कि 12th में हम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, कभी जानते नहीं है। बट मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करके चलता हूँ कि कंजर्वेटिव का बहुत खूबसूरत यूज़ आएगा आगे। ये बात आपको दिमाग में रख के चलने की, क्या आएगा वी विल सी। बट अभी कंजर्वेटिव का हमने एक छोटा सा रूप पढ़ लिया कि ऐसा हम कंजर्वेटिव कहेंगे जब वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो। मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को।
कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स? सो आंसर है when the work done is independent of path taken, independent of path, independent of path या फिर depends only on the position. पाथ से इंडिपेंडेंट है लेकिन पोजीशन पर डिपेंड करती है ना कि कितनी दूर है, और दूर तो और ज़्यादा वर्क डन. सो डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन, डिपेंड्स ओनली ऑन पोजीशन कि दो पार्टिकल कितनी दूर सेपरेटेड है एक दूसरे से, इस बात पे डिपेंड करता है. सो कंजर्वेटिव फील्ड, और जो ये फील्ड में वर्क डन कर रहे हैं दैट फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, द फील्ड इन विच वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स. अच्छा, इसके साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं, उसको देखते हैं एक बार. लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा था उसको क्या देखा हमने कि हियर आई हैव प्लस क्यू चार्ज एंड देन लेट्स वी से अगेन प्लस क्यू चार्ज. ओके, नाउ ये दोनों चार्ज को यहां लाने के लिए कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा. हाउ मच वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा? सो लेट्स वी सी, अगर इस चार्ज को लेकर आए फर्स्ट, तो इस चार्ज को हमें लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना. क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज वी नो कि वर्क डन तब करना पड़ता है जब कोई फोर्स लगानी किसी के अपोजिट. ये कौन सी फोर्स के अगेंस्ट काम करना है? इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट. इसको हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट काम करना है. इस स्पेस में जब यहाँ कुछ नहीं था तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, हम इसको फ्रीली अपने पॉकेट में अपने हैंड में कैरी करके आते हैं विदाउट एनी वर्क डन. इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, कोई वर्क डन नहीं करना. लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है. वो वर्क डन कितना है कि लास्ट टाइम हम देख चुके हैं, एक बार छोटा सा और देख लेते हैं. वर्क डन कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ द फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अप्लाई कर दो, नहीं है तो कांस्टेंट बना लो. हाउ? वी नो कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वन फोर्स इज कांस्टेंट, फॉर अनदर डिस्प्लेसमेंट अनदर फोर्स इज कांस्टेंट. लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग जब हम प्रेस करते हैं तो कभी कम फोर्स, और प्रेस किया ज़्यादा फोर्स, और किया बहुत ज़्यादा फोर्स, और करना है तो एक्सट्रीमली ह्यूज फोर्स लगानी पड़ेगी और ज़्यादा फोर्स. तो फोर्स तो वेरी कर रही है ना, तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया. फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर फोर्स वन इज कांस्टेंट, ये डी आर वन के लिए. फॉर अनदर डी आर टू F2 इज कांस्टेंट. और ये कितना छोटा होता है? एक्सट्रीमली अप्रोचिंग टू जीरो, बहुत छोटा, जीरो के बराबर नहीं बट जीरो के करीब. एंड दिस इज योर कैलकुलस पार्ट. देन हम इसमें सबको ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे और सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं. कहाँ से कहाँ? हम यहाँ तक लेकर आए तो यहाँ से देखो DR1 DR2 DR3, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. एंड द मेथड इज फिर DW इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? W1 से W2 या 0 से W. एंड द फोर्स इज कांस्टेंट फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस. डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? ये आपकी चॉइस है. एंड वन थिंग वी नो, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स विच आई डू नॉट नो, बट आई नो वन थिंग कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगी इलेक्ट्रिकल के. करेक्ट ना? मुझे करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? तो आंसर है कि मुझे इसको बिना एक्सेलरेशन के यहाँ लेकर आना है. जैसे मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स मुझे रिपेल करती है इस डायरेक्शन में,
तो इसके अगेंस्ट सेम अमाउंट में फोर्स लगा के मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है और वर्क डन कराना पड़ता है। और इनके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos थीटा 0 एंड cos 0 1, सो वी कैन फॉरगेट अबाउट वेक्टर साइंस। लाइक वेक्टर लगाते तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा वेक्टर हटाने के बाद, एफ डी आर कॉस थीटा, ये इस तरह से कि अगर अभी ये वेक्टर है, वेक्टर को हटा देंगे, इट विल बी एफ डी आर कॉस थीटा, इस तरह से। और जब cos 0 1 हो जाएगा, so it can be written as 1 and FDR1 is FDR. So I can forget about vectors. Now this external force I can replace with electrical force with the sign minus here. जब लिमिट को देखो आप किसी किसी केस में देखोगे उन्होंने लिमिट को चेंज कर दिया है और माइनस साइन को रिमूव कर दिया है। ये भी होता है कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि माइनस R1 to R2 और एक्सटर्नल की जगह पे माइनस लगा चुके हैं, इलेक्ट्रिकल टाइम्स DR, कोई इसको ऐसे लिख देता है, ये माइनस को रिमूव कर देते हैं और कहते हैं कि लिमिट को पलट दो, जो R2 ऊपर है वो R2 नीचे एंड R1 इज सेम हियर। और ये दोनों एक ही बात है, इनसे रिजल्ट एक ही आएगा, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। कल हमने ऐसे किया था, आज हम ऐसे भी कर सकते हैं तो वो भी सही आएगा आंसर। बस लिमिट का जो फ़र्क आ गया है, क्योंकि लिमिट फाइनली क्या होती है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ पर ये देन माइनस में ये, तो वो माइनस साइन फिर भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ओके थोड़ी सी चीज़ें और, ये हम थोड़ा सा कल का था हमारे पास, या पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आंसर की अगर ये प्लस चार्ज है, मुझे इसी की फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पार्टिकल को लेकर आना है, सो आई विल से देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज लोकेशन हैज चेंज्ड, लोकेशन बदल गई है। वी ए माइनस वी बी विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच इज हायर विच इज लोअर। सो इफ आई रिमूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हियर, द पार्टिकल विल गो टू ए, सो आई कैन राइट इज हायर माइनस लोअर। और अगर ये नहीं पता तो हम इसको लिमिट में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हम लिमिट क्या लेंगे, दिस डिस्टेंस विल बी R1, दिस विल बी R2, तो उसको फिर हम सॉल्व फर्दर कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस विच वी कॉल एज VAB। आप सोचोगे BA लिखा है तो BA क्यों नहीं लिखा, लिख दो, इसको BA कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसका मतलब पता है क्या कि पोटेंशियल A विद रिस्पेक्ट टू B, पोटेंशियल A कितना है, कम है, B ज़्यादा है, ये डिफरेंस बताता है केवल। आप इसको BA भी लिख सकते हो, अगर लिखते हो कुछ भी चेंज लेकर आते हो तो डिफाइन कर दो कि ये है क्या, वरना एग्जामिनर कैसे समझेगा वो चीज़ क्या है। तो लिख देना चाहिए हमेशा, जहाँ पर लगे कन्फ्यूजन है वहाँ पर लिख दो कि हमने क्या लिखा है चीज़। सो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास, ठीक है। अब हम एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए कभी कभी ना हमारे पास कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमसे बात की जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सट्रीम पोटेंशियल देकर दौड़ाया। एक्सट्रीम हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ेगा, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन। अगर हम पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कैसा होता है पोटेंशियल, तो ये और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, इनके बीच में ढलान है। अगर मैं इनके गैप को और बढ़ा दूं, हायर और लोअर का डिफरेंस और कर दूं मैं, तो क्या होगा, दिस विल गो लाइक दिस, हायर लोअर। आपको दिखता है कि ढलान और ज़्यादा है, एंड दिस ढलान जो ये अभी बनी है, ये इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, और यही चीज़ जो ग्रेडियंट हम सुन रहे हैं, ये वर्ड आपका आगे भी आएगा जब आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, वेक्टर एनालिसिस। ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ पर, और ये ग्रेडियंट है क्या, सो आंसर सिंपल, चेंज इन या डिफरेंस इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ज़्यादा है तो ग्रेडियंट ज़्यादा है,
उनके बीच में ढलान और ज़्यादा है। ये ज़्यादा कैसे होता है, ये कम कैसे होता है? तो एक एग्जांपल समझ सकते हैं। लाइक हाँ, मेरे पास एक 2 मेटल की प्लेट है। एक प्लेट को मैंने नेगेटिव चार्ज कर रखा है, उसमें पॉजिटिव का अमाउंट बहुत कम है। नेगेटिव का चार्ज दूसरे में मैंने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन्स का। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो हायर लोअर। जैसे दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे एक तार से, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करके वहाँ से चलना शुरू कर देंगे। इनके चलने की रफ्तार किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो सुनना ध्यान से। क्या किया मैंने कि मैंने ना अपने हाथ में एक पार्टिकल को रखा प्लस, ठीक, मैं एक दूसरा पार्टिकल लेकर आया ऐसे। थोड़ी सी फोर्स तो लगानी पड़ेगी क्योंकि रिपेल करेगा, मैंने फिर भी बांध दिया। 3, थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी। 10, और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। मैंने करके इस तरह से मेरे हाथ में 1000 पार्टिकल हैं। मैं जैसे ही एक पार्टिकल और लेके आता हूँ तो इस अकेले पार्टिकल को ये 1000 मिल के धकेलते हैं। रिपल्सिव फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। तब ये क्या करेगा पार्टिकल? जो इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, इट विल बी ह्यूज, 1000 चार्ज पार्टिकल की फोर्स, और ये तुरंत भागते हुए जाएगा। कहाँ से कहाँ? मेरी बॉडी से ग्राउंड के अंदर। और इसी को हम क्या कहते हैं? शॉक लगना, करंट लगना। देखा नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के बाहर क्या लिखा होता है कि 240 वोल्ट पास मत आओ, 1000 वोल्ट पास मत आओ। एंड व्हाट इज वोल्ट? सो आंसर, वोल्ट इज द SI यूनिट टू मेजर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट को बता के वो ये बता रहे हैं कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। तो इसीलिए जहां पर लिखा हो 1000 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1000 का है। जैसे ही पास जाएंगे इट विल रिपेल, बहुत तेजी से जाएगा ये। एक चीज थोड़ी सी और देखते हैं। जो वोल्ट की हमने बात करी, ये साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रा वोल्टा। इन्होंने खूब रिसर्च की, इनके ऑनर में यूनिट दी गई वोल्ट। फिर से बोलता हूं मैं, वोल्ट साइंटिस्ट के नाम की यूनिट है, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। इन्होंने बहुत वर्क किया था फिजिक्स में, और इनके ऑनर में ये यूनिट दी गई वोल्ट। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि वोल्ट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वी कैन राइट इट एज जूल पर कूलम, because work done or energy is measured in the joule and charge is in the coulomb, या और इसी को हम कहते हैं वोल्ट। या दोनों सिंबल सेम है, इसलिए मैंने V को कुछ इस तरह से बनाया है ताकि ये पता चले कि ऐसा यूनिट है। और ख़ास बात क्या, ये जो वोल्ट हमने बनाया ये कैपिटल V बनेगा। कैपिटल में कौन सी यूनिट होती है? जो साइंटिस्ट के नाम पर है। लाइक न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं लेकिन कैपिटल होता है N। तो N कैपिटल क्यों है? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये आइजैक न्यूटन के नाम से है ना, तो उनके नाम की यूनिट कैपिटल में। जितनी भी यूनिट होती है साइंटिस्ट के नाम पर, वो कैपिटल में शो की जाती है। सो इट वॉज योर इन्फॉर्मेशन कि ऐसा 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 है। लेकिन एक चीज़ और, अब हम अगर वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो एक बात पूछ सकते हैं, हाउ मच इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट की कितनी ताकत होती है? 1 वोल्ट, हाँ कर सकते हैं मेजर 1 वोल्ट। जैसे 1 न्यूटन फोर्स कितनी ताकतवर होती है ये कैसे बताएंगे? 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट अपने हाथ में रख लो, मास कितना? 100 ग्राम, मतलब कि 0.1 kg। 0.1 kg मतलब 100 ग्राम। जी की वैल्यू रफली 10 मान लेंगे, सो इट विल बी 1 न्यूटन। अगर आपने 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट अपने हाथ में रखा है, सो यू विल बी एक्सपीरियंसिंग 1 न्यूटन फोर्स। सो व्हाट अबाउट 1 वोल्ट potential difference? Let's see. If this is 1, if this is also 1, then we can say 1 by 1 is your 1 volt. So let's we just define it. When we bring 1 coulomb charge in the external field and we do 1 joule of work,
1 जूल ऑफ वर्क, ये 1 जूल वर्क का मतलब क्या है? 1 जूल वर्क, सो वर्क इज योर फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इतना डिस्प्लेसमेंट किया कि ये कितना अमाउंट आया। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए 1 जूल वर्क, और किस पर किया आपने? 1 कूलम चार्ज पर, सो इट इज योर 1 वोल्ट। वी कैन राइट इट एज we bring 1 coulomb of charge in external electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E फील्ड लिखता हूँ, and we do 1 joule of work to bring that charge at that location, and we do 1 joule of work to bring that charge at that location, to bring that charge at that location the potential difference or volt is your 1 volt, then the potential difference is 1 volt, है ना? मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ गया। कितना चार्ज था? 1 कूलम चार्ज। कितना वर्क किया यहाँ से यहाँ लाने पे, ए से बी लाने पे मैंने किया 1 जूल वर्क। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का। अगर ये 26 है तो ये 27, अगर ये 20 है तो ये 21, अगर ये 0 हो तो ये 1, ये 1 तो ये 2। अच्छा, देखिए ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज योर जस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट। ये एक इंफॉर्मेशन पार्ट था कि वोल्ट की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 वोल्ट कितना ताकतवर होता है, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट था। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं इसके अंदर। हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, वो है डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं इसमें? लाइक डायमेंशन क्या, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन मतलब कि इसमें लेंथ, मास, टाइम, इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी इंक्लूड है, मास की, लेंथ की, टाइम की। सो लेट्स वी सी वंस मोर, लाइक वी हैव सीन अर्लियर वर्क डन, इसकी क्या होती है डायमेंशन। सो वर्क डन इज योर फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। एंड हाउ डू वी फाइंड डायमेंशंस? सो फर्स्ट राइट फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन को लिख दो। पहले हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। फोर्स की क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट बोलो, वैसे फॉर्मूले में m इंटू ए होता है, m इज योर kg, a इज योर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg में नापते हैं मास को, m को, मीटर में l को, सेकेंड में टाइम को, और टाइम की पावर -2, mlt -2। ये फोर्स के लिए mlt -2, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, और मीटर मतलब लेंथ में, तो एक लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उस लेंथ को मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ इन दी टर्म स्क्वायर। फिर से बताऊँ क्या हो गया? अच्छा, चार्ज के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट वाज ओनली फॉर योर वर्क, लेट्स वी कैलकुलेट फॉर चार्ज। चार्ज का क्या फॉर्मूला? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम में क्यों बदला हमने? देखो फिर से, वी नो कि I इक्वल्स टू Q बाई टी। सो Q विल बी, T इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू टी। करेक्ट ना? इसमें क्यों बदल दिया हमने? बिकॉज करंट इज योर बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्यों होती है? दिस वॉज इन योर 11th क्लास। फिर भी बता देता हूँ मैं, जो करंट को हमने नापा ना फर्स्ट टाइम एम्पियर में, तो ये पहली बार था, जो यूनिट पहली बार आती है। लाइक हमारे पास एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस किस से मिलके बनाई है? लेंथ से और टाइम से, और लेंथ और टाइम तो पहले से हमारे पास है अलग अलग, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिक्स कर दिया, तो वो डिराइव्ड यूनिट थी। फंडामेंटल कौन सी थी? जो फर्स्ट टाइम नेचर में पहली बार आती है।
करंट के लिए एम्पियर, इससे पहले कभी नहीं था, तो इसलिए वो फर्स्ट फंडामेंटल थी, तो चार्ज को हमने उसी में बदल लिया, I इंटू टी में। I की क्या होती है, एम्पियर, ऐसा यूनिट, और डायमेंशन भी इसकी कैपिटल A होती है, और टाइम के लिए कैपिटल T। नाउ अब इसको एक एक करके रख लेते हैं इसके अंदर। सो वर्क डन के लिए क्या रखेंगे, mL2 T माइनस 2 A टाइम्स T। कोई भी यूनिट को डिवाइड में, डायमेंशन को कभी भी डिवाइड में नहीं लिखते, इसको ऊपर लेकर आ जाओ तो ठीक है। क्या बन जाएगा ये, mL2 T माइनस 2, ये T जब ऊपर आएगा T की पावर -1 हो जाएगा, T की पावर -1 और T की पावर -2, इट विल बी T की पावर -3, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस तो 3 हो गया। A ऊपर आएगा तो इट विल बी A टू द पावर -1। सो इट इज योर डायमेंशन फॉर वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, करेक्ट। हाँ, ये भी छोटा सा मैथमेटिकली पार्ट था, इसमें कोई खास नहीं है।